हेलो साथियों, नमस्कार। कलाम जी से स्वागत है। मैं मनदीप चौहान एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट लेकर। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में शामिल है? तो पहले साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी और सी आपके शामिल हैं। बागेश्वर जनपद भी आपका उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में शामिल है, अल्मोड़ा भी। और इस प्रकार हम जाने उत्तराखंड के 9 जनपद जो हैं चाय विकास बोर्ड में शामिल हैं, जबकि 4 हमारे ऐसे जनपद हैं जो चाय विकास बोर्ड में शामिल नहीं हैं। तो पहले साथियों, हम जान लेते हैं 4 हमारे ऐसे कौन से जनपद हैं जो हमारे चाय विकास बोर्ड में शामिल नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर शामिल नहीं है। दूसरा हम कहें तो हरिद्वार शामिल नहीं है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आ जाता है देहरादून, देहरादून भी शामिल नहीं है। और चौथी की बात करें तो उत्तरकाशी आ जाता है, उत्तरकाशी भी शामिल नहीं है। तो 4 जनपद हमने देखे कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में शामिल नहीं हैं, जबकि 9 शामिल हैं। अगर इसी तौर पर हम जाने उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है, तो 12 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया था। पर साथियों, एक पॉइंट और याद रखना है, उत्तराखंड की चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले कब की गई? तो 1824 में ये बिशप हैवर के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है 26 मार्च 2018 को शुरुआत की गई। वैसे तो एक बात और ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के हमारे जो 3 प्रमुख जिले हैं जिसमें आपके प्रमुख उद्योग धंधे अधिक हैं या सर्वाधिक माने जाते हैं, तो वो हैं आपका पहला हरिद्वार आ जाता है, हरिद्वार को आपको ध्यान रख के चलना है। दूसरा कहें तो देहरादून आ जाता है। और तीसरा है उधम सिंह नगर। ये तीनों ऐसे जनपद हैं जहाँ सर्वाधिक उद्योग धंधे आपके स्थित हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर, तो उत्तराखंड में सिडकुल का जो मुख्यालय है, मुख्यालय लगता है देहरादून में। तो आप याद रख लेंगे, दून में ही इसका मुख्यालय लगता है। और सिडकुल की जो स्थापना हुई है वो 2002 में सिडकुल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो इसमें से सही आंसर हो जाता है हुड़का, बी ऑप्शन। इसमें चौफला और छोलिया हमारे नृत्य हैं, जबकि हुड़का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब बात हुई है हुड़के के बारे में, तो हुड़के का जो उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में मिलता है। अब नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सबको मालूम होना चाहिए। तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें हुड़का का उल्लेख मिलता है। और ये कुमाऊनी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है रणबीर सिंह बिष्ट थे। और अगर हम कहें, इन्हें रणबीर सिंह बिष्ट को 1991 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है घसियारी। घसियारी नृत्य जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो महिलाएं अधिकांश हमारी बुजुर्ग होती हैं या उम्रदराज हो जाती हैं, वे घास काटने जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और वे अपने पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार का किया जाने वाला नृत्य जो है वो है आपका घसियारी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चाचरी नृत्य। चाचरी नृत्य जो है चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। और ये एक प्रकार का श्रृंगारिक नृत्य है, ये याद रखेंगे कि ये एक श्रृंगारिक प्रधान नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, ये स्त्री और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला ये नृत्य है। आपसे प्रश्न एक और आएगा, ये किस माह में किया जाने वाला नृत्य है? तो ये माघ माह में किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं हम झोड़ा। अगर प्रश्न आ जाए कि चाचरी का दूसरा अन्य नाम क्या है, तो याद रखेंगे झोड़ा है। तुंगनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो पैसा तो सही आंसर हो जाएगा आपकी भुजा। अगर हम भुजा की बात कर रहे हैं, भगवान शिव के तुंगनाथ में की जा रही है। अगर हम मुख की बात कर लें, तो प्यारे साथियों, मुख में जो पूजा की जाती है भगवान की, अगर हम कहें रुद्रनाथ को याद रखेंगे। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है।
अगर हम बात करें नाभि, नाभि में मद महेश्वर नाथ, अगर हम बात कर रहे हैं मद महेश्वर नाथ में पूजा की जाती है। और हम बात करें कल्पेश्वर में केस की पूजा की जाती है, तो याद रखेंगे कल्पेश्वर, ठीक है, कल्पेश्वर नाथ में केस की पूजा की जाती है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका, केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, तो पृष्ठ भाग मतलब पीछे भाग की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार हमने साथियों जान लिए 5 स्थलों पर भगवान शिव के किस किस स्थलों पर पूजा की जाती है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई, तो पैसे इसका आंसर हो जाता है वर्ष 1945 में उत्तराखंड में की गई। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ लगता है, तो इसका मुख्यालय रानीखेत में लगता है, और रानीखेत जो कि आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। पैसे अगर हम बात करें इसके उपनाम की, इसके उपनाम क्या है, तो आदमखोरों का पंथ इसको बोला जाता है। अगर प्रश्न आ जाए आदमखोरों का पंथ किस संस्था को कहा जाता है, तो कुमाऊं रेजिमेंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न आएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का घोष वाक्य क्या है, तो घोष वाक्य की बात करें तो घोष वाक्य है जय महाकाली, जय मां काली, इसका आदर्श वाक्य है। ये आपको ध्यान रखेंगे, इसका वाक्य घोष वाक्य क्या है, जय मां काली इसका घोष वाक्य है। इसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन और आ जाए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। अगर प्रश्न आ जाए कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखेंगे पराक्रमो विजयति, पराक्रमो विजयति। और पराक्रमो विजेते की बात करें, इसका अर्थ हो जाता है वीरता की हमेशा विजय, ठीक है। और एक और ध्यान रखना है कुमाऊं रेजिमेंट्स को लेकर, इसमें वर्तमान में लगभग आपकी 22 बटालियन उपस्थित हैं। अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला, तो इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 1991 में। हमने बात की है FRI की, फॉरेस्ट स्कूल की बात कर रहे हैं, जिसे डीम का दर्जा 1991 में मिला है। अगर प्रश्न आ जाए FRI की स्थापना कब हुई है, तो पैसा तो याद रखना है 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर प्रश्न आ जाए कि इसका मुख्य गेट का नाम क्या है, तो उसे हम ब्रंडिस गेट, ठीक है, याद रखना है ब्रंडिस गेट के नाम से जानते हैं, और ये आपका देहरादून में स्थित है। विद्यालय राज्य का अग्रणी शिक्षण संस्थान है जो एक शीर्ष शोध भी है। इसका परिसर निम्न में से किस स्थान पर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है चमोली। लवेथाप लाखों गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में लवेथाप आपका शैल चित्र स्थित है। अब हमने बात की है लवेथाप के बारे में, तो लवेथाप में अगर हम कहें लाल रंग के शैल चित्र पाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा लाल रंग के शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं, या शैलाश्रय कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है शैलाश्रय। शैलाश्रय साथियों क्या होता है कि जैसे कोई गुफा होती है और गुफा के बाहर के बरामदे को हम शैलाश्रय कह देते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यहाँ जो लवेथाप है, लवेथाप में हाथों में हाथ डालकर नृत्य के प्रतीक चिन्ह देखने को मिले हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन से कम दूरी पर स्थित है, तो सही आंसर हो जाता है तवा घाट। तवा घाट से कैलाश मानसरोवर की दूरी कम मानी जाती है, जो कि हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और आएगा आपसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है लगभग 40 दिन तक की जाती है, और ये आपके जून से सितंबर के मध्य की जाने वाली आपकी यात्रा है। और इसमें एक प्रश्न और आ सकता है आपसे कि इसमें किस किस संस्थाओं के सहयोग से यह यात्रा की जाती है, जो हमारा प्रश्न काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से की जाती है। दूसरा याद रखना है विदेश मंत्रालय इसमें आपका सहयोग करता है। और तीसरा याद रखेंगे एक सेना हमारी अर्धसेना बल है ITBP भी इसमें हमारा सहयोग का कार्य करती है। तो 3 संस्थाओं के द्वारा पूरा ये कार्य रहता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता है देहरादून में स्थित है।
वैसे तो टपकेश्वर महादेव में ही अगर हम बात करें, ये क्यों फेमस है, इसमें एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग में इस गुफा के ऊपर निरंतर पानी टपकता रहता है, इस कारण इसे टपकेश्वर महादेव कहा गया है। देहरादून में स्थित है। और यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान भी यहाँ रहा है। अगर प्रश्न आ जाए किस आचार्य का यहाँ निवास स्थान रहा है, तो गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाता है रुड़की में ये हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर साहब की दरगाह है। एक प्रश्न और याद रखना है, ये जो आपकी दरगाह है, ठीक है, ये आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा की एक प्रमुख नदी यहाँ बहती है। अगर प्रश्न आ जाए कि रुड़की के बारे में पूछ ले कि भाई रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे सोलानी नदी के किनारे स्थित है रुड़की। और एक पॉइंट और याद रखना है, रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का, आपसे प्रश्न आएगा कि इंजीनियर्स का मक्का भी कहते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स का मक्का। और एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, रुड़की जो नाम रखा गया है, रूड़ी नाम की लड़की के नाम पर ही ये नाम रुड़की रखा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महर्षि वाल्मीकि की तपस्वी स्थली है, तो इसका सही आंसर हो जाता है कोट महादेव। उत्तराखंड में कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति में सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका बागेश्वर और चमोली में सर्वाधिक सक्रिय जिले माने जाते हैं। अब आपको याद करना है भूकंप के बारे में। साथियों, भूकंप के बारे में अगर हम बात करें, उत्तराखंड में आपको कहीं सर्वाधिक भूकंप आते हैं और उत्तराखंड सरकार ने भूकंप अलर्ट ऐप भी जारी कर रखा है, जो कि रुड़की संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। और भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। अगस्त 2024 में उत्तराखंड किस बुग्याल में अडोनी उत्सव या बटर फेस्टिवल मनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है दायरा बुग्याल। साथियों, हर साल दायरा बुग्याल में मक्खन पर्व या हम कह सकते हैं दुग्ध मेला या अटूंडी उत्सव मनाया जाता है और ये माँ प्रकृति की आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। तो आपसे प्रश्न आएगा कि माँ प्रकृति, जो हमारी प्रकृति देवी हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए उत्सव मनाया जाता है और इसमें आपका दूध, अगर हम बात करें दूध, दही और मक्खन के द्वारा होली खेली जाती है। अगर आपसे प्रश्न आए कि इसमें होली किससे खेली जाती है, दूध, दही, मक्खन के द्वारा इसमें होली खेली जाती है। प्रश्न है, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत उत्तराखंड के राज्य के कौन से जिले आते हैं, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो होता है उपयुक्त सभी। अब प्यारे साथियों हम जान लेते हैं उत्तराखंड को 2 जोन में बांटा गया है। जैसे कि हम बात करें जोन 4 में और जोन 5 में, हमारे उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से 2 जोन में बांटा गया है, जोन 4 में और जोन 5 में। तो प्यारे साथियों हम जान लेते हैं जोन 4 के अंतर्गत हमारे कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें हमारा एक आता है देहरादून, जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर हम कैसे आता है। दूसरा आता है उत्तरकाशी, याद रखेंगे उत्तरकाशी आता है। और तीसरा हम बात करें, तीसरा आता है टिहरी, ठीक है। ये तीनों ही आपके लगे हुए हैं और ये आपके गढ़वाल में आते हैं। अगर इसी प्रकार जोन 4 में हम देखें, कुमाऊं के 2 जनपद भी शामिल हैं। इसमें आता है एक आपका नैनीताल के नीचे हमारा एक जनपद और आता है तराई क्षेत्र का, वो आता है उधम सिंह नगर। तो हमने जाना प्यारे साथियों 5 जनपद आपके आते हैं जोन 4 के अंतर्गत, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये आपके 5 जनपद आपके जोन 4 में शामिल हैं। हरिद्वार और आपका पौड़ी जो है वो किसी भी जनपद में कह सकते हैं जोन में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो हम अन्य की बात कर लें जोन 5 के अंतर्गत, तो सभी जो शेष बच जाते हैं वो आपके जोन 5 में शामिल हैं। मालपा भूस्खलन के समय राहत अभियान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। और ये ध्यान रखना है ये ऑपरेशन कब चलाया गया, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा रही थी, ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा रही थी। तो उस दौरान पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन हो गया। कब हुआ प्यारे साथियों, तो 18 अगस्त
याद रखेंगे 18 अगस्त 1998 को ये घटना घटित हुई, जिसमें लगभग ऐसा मानते हैं कि 221 लोगों की क्षति हुई, मृत्यु हो गई। और इसमें एक प्रमुख नायिका प्रतिमा बेदी, ठीक है, आपको याद रखना है, प्रतिमा बेदी की भी देहांत हो गया। ठीक है, एक प्रमुख नृत्यांगना थी जिनका देहांत हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रख के चलना। के किस स्थान पर वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो पैसे तो इसका सही आंसर हो जाता है कालागढ़। कालागढ़ में ये जो वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, इसमें वर्ष 2000 में विश्व बैंक के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। यह बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि, तकनीकी कौशल एवं आधुनिकीकरण हेतु उत्तराखंड में कौन सी योजना संचालित है? तो पैसे इसमें से आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। हमारी बात हुई है आधुनिक बुनकरों से लेकर, अब आधुनिक की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक के लिए हमारे उत्तराखंड में TUFS एक योजना चलती है जिसे जानते हैं प्रौद्योगिकी उन्नयन वित्त योजना, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे साथियों, ध्यान रखना है, उसका नाम है प्रौद्योगिकी उन्नयन, याद रखेंगे, उन्नयन वित्त योजना इसका नाम है। प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है, ये इस बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। राज्य में राजकीय नारी निकेतन का संचालन किस तरह की महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास हेतु किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं के लिए ये नारी संचालन महिलाओं की सहायता के लिए कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है। वैसे तो एक पॉइंट और ध्यान रखना है चंपावत के बारे में। चंपावत की स्थापना की वर्ष की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना हुई है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद है, जिसका अगर हम क्षेत्रफल की बात कहें, हम चंपावत में क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं प्यारे साथियों, जान लेते हैं। तो पहले थे हमारे लक्ष्य सेन, ध्यान रखेंगे, लक्ष्य सेन जो कि आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं और लक्ष्य सेन का संबंध जो रहा है बैडमिंटन से रहा है, ये आपको याद रखना है। बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं ये। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे खिलाड़ी रहे हैं अंकिता ध्यानी की बात की जाए तो अंकिता ध्यानी जो रही हैं, अंकिता ध्यानी रखेंगे, ये आपके पौड़ी से रही हैं, पौड़ी से खिलाड़ी रही हैं और किस खेल के लिए रही हैं ये भी आपको मालूम चाहिए। तो ये एथलीट की खिलाड़ी रही हैं, ठीक है, एथलीट की खिलाड़ी रही हैं। अब 2 खिलाड़ियों को और जान लेते हैं, हमारे 2 अन्य खिलाड़ी और कौन से हैं? तो 2 खिलाड़ी को याद रखेंगे, एक हैं आपके परमजीत सिंह की बात करें, परमजीत सिंह का संबंध जो है चमोली से है, ये आपको याद रखना है और ये भी एथलीट खिलाड़ी हैं। और उसके बाद है आपके सूरज पवार जी की बात कर लें तो सूरज पवार जी का संबंध भी आपका टिहरी जनपद से है, याद रखेंगे, और ये भी एथलीट खिलाड़ी हैं। तो प्रश्न है उत्तराखंड में वर्ष 2024 में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर प्रस्तावित किया गया था, इनमें से कौन सा स्थान इस सूची में शामिल नहीं है? प्यारे साथियों, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में 38वें कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, जिसमें से सही आंसर हो जाता है नरेंद्र नगर को शामिल नहीं किया गया था। और हम जान लेते हैं 38वें कॉमनवेल्थ जो है आयोजन हुआ है वो कितने स्थलों पर हुआ है? तो प्यारे साथियों 7 स्थलों पर आयोजन किया गया है। वो कौन कौन से स्थल हैं 7, उनको जान लेते हैं। तो पहले हम बात करें तो आपका देहरादून रहा है, ध्यान रख के चलेंगे। अगर दूसरे की बात करें ऋषिकेश में आयोजित किया गया, अगर आपसे प्रश्न आ जाए दूसरा स्थल कौन सा रहा तो ऋषिकेश रहा। तीसरे की बात करें तो हरिद्वार रहा, हरिद्वार को याद रख के चलेंगे। और चौथी की बात करें तो हल्द्वानी रहा, हल्द्वानी जो कि नैनीताल के एरिया में आता है, ठीक है। और आपका 5वीं की बात करें तो नैनीताल रहा, नैनीताल को याद रख के चलेंगे।
ठीक है। और छठी की बात करें तो आपका रहा रुद्रपुर, तो साथियों ऊपर लिख दिया है रुद्रपुर, ठीक है, रुद्रपुर रहा। और एक और हम बात करें गुलर भोज रहा, गुलर भोज, गुलर भोज भी आपका हम कहेंगे उधम सिंह नगर में ही आता है। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 कब तक प्रभावी रहेगी? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 दिसंबर 2023 तक ये प्रभावी रहने वाली है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। आपसे क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड पर्यटन नीति कब तक प्रभावी रहेगी? 1 दिसंबर 2030 तक। वैसे तो एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो पर्यटन क्षेत्र है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, मतलब द्वितीय श्रेणी में ये पहुंच चुका है। और ये भी ध्यान रखें उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अंतर्गत दिए गए कथनों का कथन असत्य कौन सा है? तो पहले इसका सही आंसर जो हो जाता है आपका ए हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र में सबसे न्यूनतम जो योगदान है वो रुद्रप्रयाग जिले में है। साथियों अब हम जान लेते हैं इसको, क्वेश्चन को डिटेल को, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो उधम सिंह नगर का है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उधम सिंह नगर का रहा है सर्वाधिक योगदान, और तीसरे में क्षेत्र की बात करें तो देहरादून का रहा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि से जुड़ा होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है उद्योग धंधों से जुड़ा होता है, और तृतीय क्षेत्र आपके सेवाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में राजकीय शौर्य महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भवानी दत्त जोशी। अब भवानी दत्त जोशी की बात करें तो ये उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं या प्राप्तकर्ता हैं, और जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भी याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक भी रहे हैं। प्रश्न है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है कल्याण चंद। कल्याण चंद के द्वारा ये कार्य किया गया था। अब आपसे प्रश्न आएगा कि कल्याण चंद के द्वारा क्या कार्य किया गया है? तो 1563 में साथियों याद रखना है अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखेंगे, अल्मोड़ा नगर को बसाने वाला शासक रहा था कल्याण चंद। बाबर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है 23 अप्रैल को ये कार्य किया गया। ये हमें ध्यान रख के चलना है। किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता पर समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो ये अधिकार कर लिया था 6ठी शताब्दी के दौरान में। इसी दौरान में हमारा अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकंक या पंक मग्न धरती का उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ललित सुरदेव। और ललित सुरदेव के बारे में बात करें, ये कार्तिकेय पूर्व परिवार से द्वितीय परिवार के राजा रहे हैं। और ललित सुरदेव 832 ईसा पूर्व के आसपास के राजा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 832 ईस्वी के राजा रहे हैं, और ये त्यूरी वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिज्ञ बीसी खंडूरी का जन्म किस जनपद में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है देहरादून। साथियों बात हुई है बीसी खंडूरी जी की, तो बीसी खंडूरी जी के बारे में याद रखना है, इन्होंने महिलाओं के लिए, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण बढ़ाया था। और कब बढ़ाया था ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने 2008 में आरक्षण जो है 33% से बढ़ाकर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया था। और इनके समय में एक प्रमुख नारा चला, खंडूरी है जरूरी, और इनके द्वारा एम्बुलेंस सेवा भी हमारे उत्तराखंड में शुरुआत की गई थी। भीमताल की आकृति कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है त्रिभुजाकार। साथियों बात हुई है भीमताल के बारे में, और भीमताल की अगर लंबाई की बात कर ली जाए तो लंबाई कितनी है? तो 1674 मीटर लंबाई है। अगर हम बात करें भीमताल की चौड़ाई की, तो चौड़ाई लगभग आपके 447 मीटर इसकी है। और जबकि गहराई की बात कर ली जाए तो गहराई जो है 15 से 50 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। और भीमताल जो है यहाँ हम कहें आपसे ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। इसे कौन सी नदी
पौड़ी की ब्यास घाटी के पास गंगा नदी में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है नयार नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो इसका सही आंसर हो जाता है डोईवाला क्षेत्र आपका चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता, जबकि जोहार क्षेत्र, नाचनी क्षेत्र और लोहा घाट ये तीनों क्षेत्र जो हैं आपके चर्म उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देश के 22वें राज्य के रूप में बैट कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 अप्रैल 2005 को हमारे उत्तराखंड में बैट लागू हुआ है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला 22वां राज्य है। देवलगढ़ से प्राप्त प्रसिद्ध खड़ी मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होता है विष्णु भगवान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दनगल मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है शिवरात्रि के अवसर पर दनगल महोत्सव किया जाता है और ये आयोजन जो है आपका पौड़ी जनपद के सतपुली में किया जाता है। दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है भवानी सिंह रावत के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली भाषा जनजाति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अस्कोटी। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। जय हिंद, जय भारत।